तो दोस्तों आज हम जो है एमएस एक्सेल को कवर करेंगे। एमएस एक्सेल से भी आपको काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा एमएस ऑफिस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एमएस ऑफिस से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, राइट। सबसे पहले देखिए, डेफिनेशन ही आपको पूछ ली जाती है कि व्हाट इज एमएस एक्सेल। ठीक है, एक डेफिनेशन दिया गया होगा और नीचे जो है पूछा गया होगा कि ये एक्सेल का है, वर्ड का है या फिर किसका है। तो बेसिकली एमएस एक्सेल क्या है? तो एमएस एक्सेल एक क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है किसको क्रिएट करने के लिए? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। अब स्प्रेडशीट का दूसरा नाम भी होता है वर्कशीट, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कशीट्स या फिर स्प्रेडशीट्स को बना के बनता है, क्या बनता है? ये बनता है वर्कबुक। इसको मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है या फिर वर्कशीट है हमारा एमएस एक्सेल, राइट। तो एमएस एक्सेल के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो? आप डेटा को ऑर्गेनाइज करवा सकते हो। बिल्कुल, एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही ये पार्ट है, ठीक है ना। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसका ही ये पार्ट है, ठीक है। राइट, सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन। देखो, कंप्यूटर प्रोग्राम का ही आपका सॉफ्टवेयर बनता है। कंप्यूटर प्रोग्राम को ही हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आप इसकी जगह सॉफ्टवेयर भी लिख सकते हैं या एप्लीकेशन। तो इससे क्या हम किस लिए यूज में लाते हैं इसको? डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, टू ऑर्गेनाइज डेटा। और क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम? चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन कामों के लिए जो है यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ से क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। इसका जो जो डायमेंशन है, जो इसका जो एरिया है, इससे रिलेटेड जो है काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, जैसे हमने वर्ड में ये वाला पोर्शन देखा था, एक्सट्रीम जो आपका राइट वाला, लेफ्ट वाला, ठीक है। इसको रेड से मैं मार्क करता हूँ। ये वाला एरिया जो है इसको क्या बोलते थे हम? इसको हम बोलते थे क्विक असेस टूल बार, राइट। इसको बोलते थे हम क्विक असेस टूल बार। यहाँ पे क्या क्या होता है? यहाँ पे तीन ऑप्शन होते हैं आपके, एक सेव का ऑप्शन, दूसरा रीडू का ऑप्शन, तीसरा जो है आपका अनडू का ऑप्शन होता है। और ये ड्रॉप डाउन एक मेन्यू भी दिया गया होता है। तो मेनली जो है आपके तीन जो है ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है हम कितने तरीकों से जो है हम किसी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो वहां पे अगर आपको क्विक एसेस टूल बार दिया गया है तो आंसर जो है आप ये टिक कर सकते हो। एक तो आप कंट्रोल एस से कर सकते हो, ठीक है। आप F12 से कर सकते हो। आप फाइल के अंदर जाके वहां पे भी आपको सेव या सेव एस का ऑप्शन होता है, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं। जो क्विक एसेस टूल बार है, ये नया जो है बटन आपको दिया गया है, जो नए लेटेस्ट वर्जन है आज के, उसमें जो है आपको ये चीजें देखने को मिलती है, राइट। तो ये जो है, अब टाइटल बार की बात करें, ये तो आपको पता है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टाइटल बार बोलते हैं, ठीक है। तो टाइटल बार में क्या होता है? आपका टाइटल का नेम, जो बाय डिफॉल्ट नेम एग्जामिनर पूछता है तो क्या होता है? बुक वन। याद रखिएगा, एक्सेल में बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या होता है? बुक वन होता है। ये काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बुक वन ही क्यों होता है? क्योंकि इसको हम वर्कबुक भी तो बोलते हैं, राइट। इसको हम वर्कबुक भी बोलते हैं, तो इसलिए जो है बुक वन। अब इस वर्कबुक के अंदर या फिर हम बोले ये जो बुक वन फाइल का नेम है, इसके अंदर हम अलग अलग शीट्स को ऐड कर सकते हैं, जिसको हम स्प्रेडशीट या वर्कशीट भी बोलते हैं, राइट। तो टाइटल बार में क्या हो गया? आपका नेम हो गया। बाय डिफॉल्ट क्या होता है इसमें? बुक वन। जैसे कि हमारा जो वर्ड था उसमें क्या था? डॉक्यूमेंट वन के नाम से हुआ करता था। देन आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये वाला रिबन कस्टमाइज करने के लिए बटन आ जाएगा। देन तीन बटन आ जाते हैं, कौन कौन से? एक तो आपका मिनिमाइज का बटन, दूसरा बटन रिस्टोर डाउन, जिसको आप मैक्सिमाइज बोलते हो, लेकिन टेक्निकल टर्म में इसको रिस्टोर डाउन बोलते हैं, ठीक है। तो रिस्टोर रिस्टोर बटन होता है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा बटन जो है आपका क्या, कौन सा? क्लोज वाला बटन। तो ये आपकी टॉप लाइन में ये वाली चीजें होती हैं, राइट। इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहाँ पे देखो, सेकंड वाली लाइन है, जैसे कि उसमें भी था, इसको क्या बोलते थे हम?
इसको हम इस केस में बोलते हैं टैब रो। टैब रो पहले क्या बोला करते थे, 2013 का पहले वाला वर्जन 7 जो 2007 था उसमें क्या था, उसमें इसको मेन्यू बार बोलते थे, राइट। लेकिन अब हम टैब रो बोलते हैं इसको। अब इन टैब्स में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। तो इनको वन बाय वन जो है आप लोग खुद इसको देख लेना, मैं यहाँ पे होम का बताऊंगा। तो इसमें मेनली आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले तो ये देखो क्लिपबोर्ड के अंदर में उसी उसकी तरह ही इसमें आपका क्या है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर, चार ऑप्शन है क्लिपबोर्ड के अंदर। तो ये वाले जो हैं, क्लिपबोर्ड हो गया आपका, फॉन्ट हो गया, अलाइनमेंट हो गया, नंबर हो गया, तो ये क्या है, इनको हम बोलते हैं दोस्तों, इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। टेक्निकल टर्म्स में एक्सेल के अंदर या फिर वर्ड के अंदर इनको हम बोलते हैं ग्रुप या फिर ग्रुप्स, ठीक है। तो एक ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, यहाँ पे देखो क्लिपबोर्ड के अंदर चार ऑप्शन थे। इसी तरह फॉन्ट के अंदर क्या क्या कर सकते हो, फॉन्ट का साइज, उसका स्टाइल, उसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, राइट। सो अब काफी सारी चीजें कर सकते हो आप, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, उसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, तो टेक्स्ट को बड़ा छोटा कर सकते हो, राइट। तो ये फॉन्ट के अंदर आता है। दूसरा अलाइनमेंट, अलाइनमेंट आपको मैंने आपको बताया था, लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट्स आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये थोड़ा सा आइडिया रखिए। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि होम, इनमें से बताओ कि होम टैब के अंदर कौन सा नहीं है या फिर कौन सा आता है। उसमें आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल या फिर सेल्स इस तरह से दिया गया होगा। अगर इंसर्ट खोलोगे, इंसर्ट में कुछ अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे जहां से आप चार्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है, इमेजेस ऐड कर सकते हो, अलग अलग चीजें जो है वहां से कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बताता चलता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, नीचे आते हैं, ये तीसरा वाला, इसका तो पता है ना आपको, ये इसको जो ये खुल के आता है, जो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको रिबन बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अब ये वाला जो है, ये वाला थर्ड नंबर वाली रो, फोर्थ नंबर वाली, इसको क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो दो पार्ट में ये डिवाइड है। एक तो ये वाला जिसमें A1 लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या डिफाइन करता है दोस्तों, नेम बॉक्स में आपके सेल का एड्रेस आता है, ठीक है, सेल का एड्रेस आता है। कैसे आएगा, मान लो ये देखो, अभी कौन सा है ये वाला है ना, ग्रीन ग्रीन लाइन आपको देखने को मिल रही है। तो सेल एड्रेस कैसे पता चलता है, रो प्लस आपका कॉलम नेम, पहले कॉलम नेम आएगा, कॉलम का मतलब जो करंट एड्रेस होगा, प्लस आपका रो का एड्रेस होगा। जैसे कि ये देखो, A1 आ रहा है ना, पहले क्या आ रहा है, कॉलम ए पे है, और रो कौन सी है, ये 1 पे है। अगर मान लो ये मैं यहाँ पे लेके चला जाऊं, तो ये कौन सा हो जाएगा, F कॉलम आ जाएगा, और ये क्या है, 12 जो है आपकी रो आ जाएगी, ठीक है, राइट। तो इस तरह से जो है अलग अलग नेम होते हैं इनके, जो जिसको आप बोलते हो सेल एड्रेस। सेल एड्रेस में कॉलम और रो का जो है नेम आता है। तो ये क्या है, नेम बॉक्स बोलते हैं, जहां पे आपका नेम आ रहा है। दूसरा जो है, ये इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला बार, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाते हो। फॉर्मूला कैसे, जैसे कि मान लो अपने सम निकालना है A1 का A2 का, तो सम A1 प्लस A2 इस तरह से आप लिखोगे, तो वहां पे जो है आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप देखोगे, तो इसको हम पूरे इस वाले जगह को बोलते हैं हम फॉर्मूला बार, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं नेम बॉक्स, ठीक है। अब ये क्या है, fx फंक्शन क्या होता है, ये है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला तो ये पूरा हो गया, सम A1 प्लस A2, ठीक है। ये तो पूरा क्या है, ये एक मैंने फॉर्मूला लगा दिया। सम क्या है, सम यहाँ पे क्या है दोस्तों, फंक्शन है। अब बिल्ट इन फंक्शन कुछ आप एक्सेल के अंदर देखोगे, जाके देखना F1 पे, अगर आप Fx पे यहाँ पे क्लिक करोगे, तो कुछ इनबिल्ट फंक्शन यहाँ पे दिए गए होंगे, जैसे कि सम हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है। इस तरह के जो है ना इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, 5 या 6 होते हैं इंपॉर्टेंट, इनको आप देख लेना, ठीक है। इसके अंदर फंक्शन जो आते हैं, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। तो एवरेज निकालना, सम निकालना, ठीक है, सब्सट्रैक्शन, डिविजन, जो डिवीजन होता है वो निकालना, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आपके क्या आते हैं, सम, ये जो है फंक्शन के अंदर आता है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन, राइट।
तो हम फॉर्मूला के अंदर फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ओके, सो नेम बॉक्स भी हमने देख लिया, राइट। अब देखो, यहाँ देखो, ये जो है ना ABCDE, ये जो आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, ये वाली ऊपर वाली, ये है आपके कॉलम नेम, कॉलम हेडिंग आप बोल सकते हो, कॉलम हेडिंग्स बोलते हैं इनके, ठीक है। तो ये कॉलम नेम की कॉलम हेडिंग्स जो है, ये अल्फाबेट की फॉर्म में आती है। क्वेश्चन याद रखना, ये पूछा आता है। अल्फाबेट्स में कॉलम हेडिंग आती है और रो हेडिंग किस में आती है? रो हेडिंग आती है किस में? ये देखो नंबरिंग में आ रही है। रोज किस किस टाइप में आ रही है? ये नंबरिंग की फॉर्म में आती है। तो याद रखिएगा, दोनों कॉलम हेडिंग अल्फाबेट्स की फॉर्म में होता है, रो हेडिंग आपकी नंबरिंग की फॉर्म में होता है, राइट। तो इस बात को याद रखें, ओके। और ये देखो, ये जो चीज है आपको डार्क डार्क देखने को मिल रहा है ना, ग्रीन लाइन है, ये क्या है? ये हमारा सेल है। ये भी क्या है? ये एक सेल है। ये भी क्या है? ये सेल है। ये सारे बॉक्सेस जो है इसको सेल बोलते हैं। और ये कौन सा है? ये एक्टिव सेल है, जिसपे हम अभी काम करते हैं उसको हम बोलते हैं ये एक्टिव सेल, ठीक है। तो सेल क्या होता है, याद रखिएगा। और ये जो है ना दोस्तों, आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये वाली लाइंस, वर्टिकल लाइंस हो गई, ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस हैं, इनको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइंस। याद रखिएगा, ये जो वर्टिकल वाली लाइंस जो आपको लाइंस ऐसे ऐसे दिख रही हैं, इनको ग्रिड लाइंस बोलते हैं एक्सेल की टर्म में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए। फिर हम नीचे आते हैं। ये आपको पता ही है, साइड वाला जो ये आपका वर्टिकल जो है स्क्रॉल बार आ गया, और ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया, ठीक है, जिससे आप स्क्रॉल करते हो आगे पीछे। देन ये आपका शीट नेम आ गया। अब देखो, बाय डिफॉल्ट अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, बाय डिफॉल्ट अगर आप MS एक्सेल को खोलते हो तो कितनी वहां पे शीट आती हैं एक वर्कबुक में? तो बाय डिफॉल्ट आज के समय में, आज के जो वर्जन है लेटेस्ट, यानी कि 2013 के बाद वाले, उसमें क्या है? उसमें एक ही शीट आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप 2013 या 2007 के, जो 2007 वाला वर्जन था या उससे पहले वाला, उसमें क्या था? उसमें बाय डिफॉल्ट कितनी आती थी? 3 वर्कशीट आती थी। लेकिन क्वेश्चन क्या है ना, कि काफी पहले के बन चुके हैं, और जो आपका हमीरपुर बोर्ड है HP SSSB, वो क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करता है। सो ये ध्यान में रखना कि वहां पे किस तरह का ऑप्शन दिया गया है। अगर 1 दिया गया है तो लेटेस्ट के हिसाब से 1 होगा, अदरवाइज 1 नहीं है ऑप्शन में तो 3 है, तो आपने 3 टिक करके आना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस के आंसर है ना, वो काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं आपके जो कंप्यूटर पार्ट है आपका, राइट। तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो सेल का पता चल गया। देन एक क्वेश्चन ये भी आप याद रखिए, ये नीचे वाला पार्ट जो है इसको हम क्या बोलते थे? हम स्टेटस बार। स्टेटस बार है। स्टेटस बार के अंदर क्या होता है? यहाँ पे इस केस में देखो क्या होता है, आपके जो व्यूज होते हैं, यहाँ पे कितने टाइप के व्यूज आ रहे हैं आपके? 3 टाइप के व्यूज, ठीक है। कौन कौन से? ये सबसे पहले आप देखोगे कौन सा है? नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू में जो अभी आप देख रहे हो, ये नॉर्मल व्यू है। दूसरा जो व्यू है वो कौन सा व्यू होता है? वो आपका पेज लेआउट व्यू होता है, पेज लेआउट व्यू। थर्ड जो व्यू होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पेज ब्रेक प्रीव्यू। क्या है? पेज ब्रेक प्रीव्यू, ठीक है। तो 3 टाइप के यहाँ पे आपके क्या होते हैं? व्यूज होते हैं, याद रखिएगा। अब इसके आगे क्या है? ये आपका जूम स्क्रॉल बार है, ठीक है। जूम स्क्रॉल बार है। अब एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है कि मिनिमम जूम एंड योर मैक्सिमम जूम आप कितना डाल सकते हो अपने एक्सेल के अंदर? तो याद रखिएगा, मिनिमम आप 10% डाल सकते हो और मैक्सिमम आप डाल सकते हो कितना? यहाँ पे 400% तक। याद रखिएगा, मैं आपको बताना भूल गया, वर्ड MS वर्ड के केस में मैक्सिमम होता है 500% और मिनिमम 10% ही होता है। याद रखिएगा, वर्ड में आपका मैक्सिमम जूम 500% होगा, और आपके एक्सेल के केस में मैक्सिमम जूम होगा आपका 400%। इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेना, राइट। तो ये जो है जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, ये एक्टिव सेल जो है ग्रीन में, इसके ये नीचे जो है ना, ये डार्क डार्क नीचे
जो आपका राइट बॉटम वाला है, इसको क्या बोलते हैं? हालांकि अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है हिमाचल में, लेकिन आप याद रख सकते हो, टूल टिप टेक्स्ट बोलते हैं इसको, राइट? ठीक है, सॉरी, इसको टूल टिप टेक्स्ट नहीं बोलते, इसकी टर्मिनोलॉजी कुछ और थी। ठीक है, तो इसकी टर्मिनोलॉजी मुझे याद अभी आ नहीं रहा है, लेट मी चेक, क्या था इसको, कुछ बोलते थे यार। हाँ, इसको फाइल हैंडल बोलते थे, फिल हैंडल, फिल हैंडल बोलते हैं इसको। और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं हम? देखो, इसको मान लो मुझे पूरा इस पे सेलेक्ट करना है, पूरा क्या करूंगा मैं, इसको पकड़ूंगा, पूरा ड्रैग नीचे तक करूंगा, इसको क्या बोलते हैं हम? फिल डाउन। और अगर मैं राइट साइड लेके जाऊंगा, इसको हम बोलेंगे फिल राइट। ठीक है ना, पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे जितनी भी रो है उसको हम फिल राइट के थ्रू जो है हम बोलेंगे इसको, जब हम ड्रैग करेंगे इसको राइट की तरफ, डाउन की तरफ करेंगे फिल डाउन, तो फिल हैंडल बोलते हैं वैसे इसको। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, बाकी धीरे धीरे और जो जो कंसेप्ट हैं वो समझते चलो। सेल, सेल एड्रेस आपको पता चल गया, सेल ग्रिड का भी पता चल गया, कॉलम रोज आपको बता दिया मैंने क्या क्या होता है, फॉर्मूलाज के बारे में भी हमने जान लिया। ठीक है, और फंक्शन भी मैंने आपको बता दिए, हेडिंग भी बता दी आपको, कॉलम हेडिंग क्या होती है, रो हेडिंग क्या होती है, राइट? लेबल्स क्या होते हैं? लेबल्स, तो लेबल्स क्या होते हैं दोस्तों? जो भी देखिए, हम क्या है, डेटा जनरेट करते हैं हम, मान लो किसी स्टूडेंट का हमने डेटा बनाना है, तो उसके डेटा में क्या होगा, हमारा स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, और स्टूडेंट किस सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट या फिर किस क्लास में है वो आएगा। तो ये जो हेडिंग है ना, हम जो खुद देते हैं यहाँ पे, इनको बोलते हैं हम लेबल्स, राइट? जिसके अंदर हम अपना डेटा एंटर करवाते हैं, राइट? तो इनको हम बोलते हैं क्या? लेबल्स बोलते हैं इन टर्म्स में। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो आपको जानना जरूरी है, बेसिक पार्ट है इसका, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको जो पूछे आते हैं, यहाँ पे दो तरफ मैं एक टेबल सा बना लेता हूँ, जो एक्सेल के 2003 या उससे पुराने वर्जन है उसके लिए, और दूसरी तरफ जो है एक्सेल 2007 या उससे न्यू वर्जन के, राइट? एक्सेल 2003 के ओल्डर वर्जन या एक्सेल 2007 के पहले वाले वर्जन। ठीक है, सबसे पहले देखो, एक्सटेंशन जान लो, दोनों का एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन बताओ क्या होता है। तो याद रखो, 2003 या ओल्डर वर्जन में क्या था, डॉट XLS हुआ करता था, लेकिन आज के जो वर्जन है उसमें क्या है, डॉट XLS फिर X आता है। तो ये लेटेस्ट वाला आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, तो एक्सटेंशन जरूर याद रखिएगा। तो डॉट डॉक्यूमेंट या डॉट डॉक एक्स जो है, ये हमारा किसका होता था, वर्ड का होता था, लेकिन इसमें क्या है, डॉट XLX। दूसरी बात आपको जानना जरूरी है यहाँ पे कि आप नंबर ऑफ कॉलम कितने ऐड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने ऐड करवा सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने ऐड करवा सकते हो इसमें। ओल्डर वर्जन में क्या था ना कि 256 तक जो है आप कॉलम ऐड करवा सकते थे आप एक्सेल में। कॉलम मेरा बोलने का मतलब है ये वाले, यहाँ पे ये कितने आगे तक जो है आप कर सकते हो, तो 256 तक जो ओल्डर वर्जन में थे आप कर सकते थे, राइट? लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम इस केस में क्या होगा, नए वाले वर्जन में नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज कर दिए गए 16,384। अब ये वाला जो डेटा है ना, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लोगे, कहीं ना कहीं पे जो है ये रा फैक्ट डेटा जो होता है ना, फैक्चुअल डेटा, वो आपको डायरेक्टली पूछ के आता है। तो ये नंबर जो आपको याद रखने पड़ेंगे, एक पेज बना लेना जहाँ पे इस तरह की MS ऑफिस से रिलेटेड जो है फैक्ट्स पूछे आते हैं, वहां पे आप लिख लेना इसको, ठीक है? इसके अलावा आपको और क्या जानना है? दूसरा तो बात होगी आपकी रोज की, कॉलम का भी याद रखना है, दूसरी रो। तो पुराने वर्जन में रोज आप ऐड कर सकते हैं 65,536, लेकिन आज के जो टाइम पे नंबर ऑफ रोज कितनी आप ऐड कर सकते हो, आप यहाँ यहाँ पे भी इंक्रीज किया गया है, लगभग
48,576 तक। तो याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो है डेटा आप ज्यादा जरूरत जो है, डेटा की जरूरत क्या है, ज्यादा हम अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए रोज भी चाहिए मैक्सिमम, और हमें कॉलम भी ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे इन्होंने लिमिट रखी है इसकी। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट सेल एड्रेस किस बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फर्स्ट सेल एड्रेस क्या होता है किसी भी एक्सेल शीट का, तो A1 होता था। अभी भी क्या होता है, A1 ही होता है ना। पहला वाला एड्रेस, ये देखो बैक में जाता हूँ, ये क्या है, A1। जो पहला वाला जो बॉक्स होता है इसका एड्रेस बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1, राइट। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए लास्ट सेल एड्रेस क्या होता है, लास्ट सेल एड्रेस अगर पुराने वर्जन की बात करें तो ये होता था IV65536। अगर अभी वाले केस की बात करें तो ये होता है XFD 1048576, ठीक है। तो ये आप अब यहाँ पे याद रख सकते थे। कैसे निकालते हैं इसको, देखो नंबर ऑफ कॉलम लिखोगे 256, इसको हम 26 से डिवाइड करते हैं। अगर 26 से इसको डिवाइड करोगे ना तो ये देखो ये 9 से जाएगा, ठीक है। 234 आया, कितना बचा, 6 2 3 1, सॉरी 5 में से 3 गए तो 2। तो 9 पे क्या आता है, अगर आप जो है अल्फाबेटिकली देखेंगे तो क्या आएगा, 9 नंबर पे आई आता है, 22 नंबर पे क्या आता है, वी आता है। तो आपने पहले आई लिखना है फिर वी लिखना है, IV। फिर इस तरह से जो है आप निकाल सकते हो ये वाले जो चीजें होती है, ठीक है। लेकिन बस फैक्ट याद रखना है, निकालना कैसे नहीं निकालना वो आपको याद में रखना है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो। बाकी कुछ और फैक्ट्स जो आप याद रखोगे, आपको पूछा जाए एक सेल के अंदर आप कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिख सकते हो, समझ रहे हो बात को। ये देखो, ये आपका एक सेल है, इसके अंदर आप कितने कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो लेंथ कितनी होगी, 32,767। इतने कैरेक्टर्स जो है आप एक सेल के अंदर डाल सकते हो, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताया शीट का, बाय डिफॉल्ट आज के समय में एक शीट खुलती है, ये देखो बाय डिफॉल्ट एक शीट खुलती है। ओल्डर वर्जन में, यानी कि आपके जो 2013 के ओल्डर पहले वाले वर्जन है 2007 में, उसमें क्या था, 3 शीटें खुलती थी, राइट। ओके, सो अब बात करते हैं मैक्सिमम शीट आप कितनी ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक शीट है, अगर मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा तो एक और शीट नंबर 2 लिखा आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं मैक्सिमम शीट एक वर्कबुक के अंदर कितनी ऐड कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, मैक्स शीट वी कैन ऐड, कितनी ऐड कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी रैम के अंदर, यानी कि आपकी मेमोरी। सो हम क्या लिख सकते हैं, वहां पे ऑप्शन में दिया गया होगा लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी, लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी, जितनी आपकी मेमोरी। क्यों, कैसे, मान लो मैं एक की जगह यहाँ पे 10 शीटें ऐड करता हूँ, तो इससे क्या होगा, मेरी जो एक्सेल फाइल होगी उसका फाइल साइज भी तो इंक्रीज होगा ना। तो जितना मेरे पास रैम होगी, मेमोरी होगी इंटरनल, जितनी वो कैपेसिटी रहेगी, उसी हिसाब से जो है आप यहाँ पे शीट्स को ऐड कर पाते हो। तो यहाँ पे कोई जो है, यहाँ पे इन्होंने एक नंबर नहीं रखा है एक्सेल वालों ने, ठीक है ना, MS ऑफिस में, राइट। तो ये याद रखिएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, एक होती है, ठीक है। अब इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया एक सेल के अंदर कितने करेक्टर ऐड कर सकते हो, 32,767। उसी तरह ये वाला जो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बार है, ये वाला, इस फॉर्मूला के अंदर आप कितने करेक्टर मैक्सिमम ऐड कर सकते हो। तो क्या होगा, लेंथ ऑफ फॉर्मूला कंटेंट, ठीक है। तो इसमें आप करेक्टर 8,192 करेक्टर्स जो है मैक्सिमम ऐड कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो सम का फॉर्मूला A1 प्लस A2 प्लस A3, इस तरह से जो है ना आप कितने करेक्टर्स लिख सकते हो, तो 8,192 याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, आप कितने हाइपर लिंक
ऐड कर सकते हो अपनी एक्सेल फाइल के अंदर। तो याद रखिए 66,530 जो है आप हाइपरलिंक्स ऐड कर सकते हो अपनी एक एक्सेल वर्कबुक के अंदर, यानी कि इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। और जूम का जरूर याद रखना, एग्जामिनर बार बार पूछता है। मैक्सिमम जूम जो है आपका यहाँ पे 400% है, वर्ड के केस में था 500%। ठीक, तो गाइज ये था आज का एक्सेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो, जहां से देखिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे आएंगे, राइट। तो एक बार क्या है ना, आप खुद जाके यहाँ पे fx में क्लिक करना, तो इनबिल्ट फंक्शन कौन कौन से होते हैं इसमें वो एक बार चेक कर लेना। हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में हम MS एक्सेल के जो आपके JOIT 817 में जो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एक्सेल से रिलेटेड, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये एक फंक्शन है। तो आपका क्वेश्चन जो था फंक्शंस के ऊपर बेस्ड था। फंक्शन जो है 5 से 6 आपको देखने को मिल जाएंगे MS एक्सेल में, जैसे कि सम हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, लार्ज हो गया, स्मॉल हो गया, मैक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके 5 या 6 जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, सम का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है आपको फॉर्मूला पूरा दिया गया है यहाँ पे। ये क्या है, एक पूरा फॉर्मूला है, आपको इसको कैसे सॉल्व करना था। देखो A1, ये दो डॉट का मतलब है ये आपको रेंज दी गई है। क्या है ये आपको रेंज दी गई है, यानी कि A1 से लेके D1 तक की रेंज। A1 की रेंज, A1 से लेके यानी कि A1 ये है और D1 ये है। इन सभी की आपको वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, A1 की वैल्यू थी 5, B1 की वैल्यू थी 3, C1 की थी 4 एंड D1 की थी 8। इसी तरह आगे क्या है, प्रोडक्ट का साइन। ये क्या है, प्रोडक्ट का साइन है, यानी कि मल्टीप्लाई करना था A2 और D2 वाली रेंज को। A2 D2 की वैल्यू लिख लेते हैं। A2 से लेके D2 की रेंज तक की वैल्यू। A2 की वैल्यू क्या है 2, B2 की वैल्यू है 3, C2 की है यहाँ पे 1 एंड D2 की है यहाँ पे 4। E का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे E से कोई भी वैल्यू पूछी नहीं गई है। तो इनका सम कैसे निकालेंगे। देखिए अगर यहाँ पे ये प्रोडक्ट का साइन नहीं होता, यानी कि आपको सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछा गया होता, तो सिंपली आप A1 से लेके D1 तक जो है इन सभी को जो है प्लस करके कर देते और आपका आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट है, दूसरी जो है यहाँ पे ये भी रो पूछी गई, 2 रो पूछी गई हैं। ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे। A1 और D1 पहले लिख लो, 5, 3, 4, 8। बीच में आएगा आपका क्या, इस तरह से आप लिख सकते हो, या फिर आप मल्टीप्लाई लिख सकते हो। आपको इसे मल्टीप्लाई करना था A2 और D2 तक की रेंज की, तो इसकी वैल्यू भी आप लिख लो 2, 3, 1, 4। ठीक है ना, तो अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 5 को मल्टीप्लाई 2 से करना था, 3 को 3 से करना था, 4 को यहाँ पे 1 से करना था और 8 को यहाँ पे 4 से करना था। यानी कि A1 मल्टीप्लाई आपका होना था आपके A2 के साथ, प्लस B1 होना था B2 के साथ, प्लस C1 होना था C2 के साथ, प्लस D1 होना था आपका किसके साथ, D2 के साथ। अब वैल्यू यहाँ पे पुट करो। A1 की वैल्यू क्या है 5 थी, A2 की वैल्यू थी यहाँ पे 2, प्लस B1 की क्या वैल्यू थी 3, प्लस B2 की वैल्यू थी 3, प्लस C1 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 4, इंटू C2 की वैल्यू थी 1, प्लस D1 की वैल्यू थी आपकी 8, राइट। फिर आपकी D2 की थी 4। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आता है 32। तो ये क्या आ गया 19 + 23 + 32। इसका आंसर क्या आना था 55। तो ये जो है आपका ऑफिशियल आंसर आना था। तो इस तरह से जो है आप सम निकाल सकते हो अगर आपको 2 रो यहाँ पे देखी हैं, 2 रो 1 है, रो 2 की वैल्यूज़। ठीक है, तो ये याद रखिए कि किस तरह से यहाँ पे सॉल्व होता है। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था आपका लार्ज फंक्शन को लेकर। तो लार्ज फंक्शन काफ़ी सिंपल है। देखिए ये आपको एरे दिया गया है, एरे की रेंज दी गई है A1 से लेके E2। A1 की वैल्यू यहाँ पे ये है, E2 की वैल्यू यहाँ पे ये है। इन सारे की वैल्यू यहाँ पे देखना था आपको। ठीक है, A1 से लेके E2 की। तो यहाँ पे पहले इसको देखते हैं, ये वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, फिर प्लस के आगे वाले का पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो लार्ज का मतलब है आपने सबसे लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें से। और ये क्या चीज़ है, देखो ये तो आपका रेंज आ गया, एरे की रेंज आ गई कि इतने में से आपको देखना है। तो 1 का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि हाईएस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट पूछा गया है, यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू आपको देखना है A1 से लेके A2 का कितना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, A1 से लेके A2 का कौन सा लार्ज है,
8 सबसे लार्ज देखने को मिल रहा है, तो आप क्या करोगे 8 लिख लोगे। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ गई। प्लस सेकंड वाला पोर्शन देखते हैं, A1 से लेके E2, फिर वहीं से देखेंगे हम A1 से लेके E2 तक के बीच में। अब यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट, 2 का मतलब है सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू पूछी गई है। लार्जेस्ट क्या थी 8 थी। अब सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है, देखो यहाँ पे 8 एक और वैल्यू है, तो इससे जो है यहाँ पे फिर हम 8 लिख लेंगे, क्योंकि 8 की 2 वैल्यू है। सेकंड लार्जेस्ट पूछा, एक वैल्यू हमने लिख ली है यहाँ पे E2 की, ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या है, सेकंड लार्जेस्ट भी यहाँ पे 8 है, तो 8 + 8 जो है इसका आंसर क्या आना था 16 आंसर आना था। तो इस तरह से आप लार्ज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। याद रखिए ये क्या होता है, ये K की वैल्यू होती है, मतलब ये पूछा गया होता है कि 1 पूछा गया है तो उसका मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी, सेकंड पूछा गया तो सेकंड पोजीशन वाला नंबर कौन सा है, 3 लिखा गया होगा तो थर्ड लार्जेस्ट कौन सा होगा, राइट। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। देन आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका C लैंग्वेज से रिलेटेड था। तो यहाँ पे देखिए क्या करना था, %d का मतलब है ये आपको इंटीजर वैल्यू देगा, ठीक है, इंटीजर वैल्यू प्रिंट आउट करके देगा। तो यहाँ पे 065 है, तो ये क्या कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू दी गई थी हमें ऑक्टल नंबर में। इसको हमने कन्वर्ट करना था किस में, डेसिमल में, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये आपके ऑलरेडी डेसिमल नंबर में थी, ठीक है ना। जिसके आगे 0 लगा होगा ना, 0 से वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है, ये कौन सी वैल्यू है, ये आपकी ऑक्टल वैल्यू। तो ऑक्टल को हम पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए 65 जो थी आपकी एक ऑलरेडी इंटीजर वैल्यू थी जिसका बेस 10 होता है। तो याद रखिए डेसिमल नंबर का क्या होता है, बेस 10 होता है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हमारे पास 65 था, लेकिन जो 065 था ये हमारे पास क्या था, ऑक्टल, ठीक है ना, ऑक्टल नंबर था। इसको हमने डेसिमल में पहले कन्वर्ट करना था। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको क्या करना था, पहले 5 लिखा, ठीक है, इंटू 8⁻⁻0, 0 से स्टार्ट होता है ना। ऑक्टल को हमने पहले कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो कैसे करते थे, इसको लिखा, इसको इंटू किया 8⁻1 प्लस, अब हम 6 लिखेंगे, 6 × 8⁻1, ठीक है। 0 का क्या, 0 से हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या 0 ही आएगा। तो इसको सॉल्व करो, 8 6 या 48 प्लस एनीथिंग जिसकी पावर 0 होती है उसकी क्या होती है 1 होती है वैल्यू, 5 × 1, तो क्या आएगा आंसर 48 + 5 क्या आ गया 53। तो ये आ गई आपकी डेसिमल नंबर वैल्यू किसकी 065 की। तो ये आंसर क्या होना था 5365, यहाँ पे इसका ऑफिशियल आंसर था। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी, इसको देख लीजिएगा।